हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का बिहार स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे कॉमर्स से फॉर्म फिल किए हैं, जिनका 11th-12th के लिए कॉमर्स से है, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही थी। तो इससे पहले भी कई वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं। प्लेलिस्ट एक अलग से चैनल पर बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीटीसी इज रिलेटेड टू, डीटीसी संबंधित है टैक्स से, एग्रीकल्चर से, पेपर से, बैंक से। तो डीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले में ये समझना होगा। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डायरेक्ट टैक्स कोड, प्रत्यक्ष कर कानून। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाता है टैक्स से रिलेटेड। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज स्पेशली डिजाइन टू हैव बेटर कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट। निम्नलिखित में से सामग्री नियंत्रण की कौन सी विधि विनियोग लागत पर शेषतर नियंत्रण रखने के लिए विशेष रूप से नियोजित की जाती है? एबीसी एनालिसिस, वेट एनालिसिस, एसडीई एनालिसिस, स्कोर एनालिसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो मेथड आपके दे रखे हैं उसका यूज किया जाता है सामग्री नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा ये चीज की जो एबीसी एनालिसिस होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ऑब्वियस बेस्ड कंट्रोल। इसका यूज किया जाता है सामग्री की लागतों का नियंत्रण रखने के लिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो मेथड जिसे कहा जाता है। मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन द, अधिकतम आना, पहले जाना, सामग्री निर्माण की पद्धति उपयोगी होती है जबकि। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हीफो के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर लीफो के बारे में भी, जो लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि उस मेथड का यूज जो होगा वो कब किया जाता है। प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीजिंग, जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो। प्राइस ऑफ मटेरियल इज डिक्रीजिंग, सामग्री का मूल्य घट रहा हो। प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लक्चुएटिंग, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा हो। या फिर प्राइस ऑफ मटेरियल इज स्टेबल, सामग्री का मूल्य स्थिर हो। तो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें कि इस मेथड का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर पहले इसको समझ लीजिए, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका अधिक होगा सबसे ज्यादा मूल्य उसको सबसे पहले निर्मित किया जाएगा, सबसे पहले इशू किया जाएगा, वो हो जाएगा हीफो। लीफो क्या होता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, जो लास्ट में सबसे आया है उसे पहले जो है निर्मित किया जाएगा, इशू किया जाएगा। फीफो क्या होता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले ही इशू किया जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट का यूज तब किया जाता है जब जो मटेरियल है उसके प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर सही ढंग से अपने अकाउंट्स को रखने के लिए कि जो जिस मूल्य पर आई है उसी मूल्य पर निर्मित हो सके, इशू किया जा सके, इस वजह से यहाँ पर आपके जो हाईएस्ट होती है उसको पहले इशू करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्लस प्राइस इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर, लागत धन मूल्यांकन को उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की जाती है वो कहाँ पर या किस लिए उपयुक्त होती है, प्रोडक्ट टेलरिंग में या फिर पब्लिक या यूटिलिटी प्राइसिंग में, रिफ्यूजल प्राइसिंग में या फिर मोनोपोली प्राइसिंग में। तो यहाँ पर इसमें कोड दे रखे हैं, आपके कोड दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से हो सकता है चारों सही हो, कोई 2 हो सकते हैं, कोई 3 हो सकते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना भी पड़ेगा कि चारों का ऑप्शन है भी कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड होता है किसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, तो इन पहले वाला पॉइंट जो आपका दे रखा है प्रोडक्ट टेलरिंग और उत्पाद सृजन मूल्यांकन के लिए करेक्ट है, उसमें भी उपयोगी होता है। उसके अलावा जो आपका पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग है इसमें भी इसका यूज किया जाता है। रिफ्यूजल प्राइसिंग अस्वीकार मूल्यांकन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोनोपोली एकाधिकारी मूल्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट क्या होंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो ऑप्शन आपके सही हैं वो ऑप्शन बी में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईओक्यू इज यूज इन, आर्थिक कार्यादेश मात्रा का प्रयोग होता है, इसको मितव्ययी मात्रा भी बोला जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट में, रेशियो एनालिसिस में। तो बहुत सिंपल सा ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसका फॉर्मूला होता है, निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ सीआईएफ इज, सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फ्राइट, कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है जो सीआईएफ होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है,
या फिर इस तरह से कह लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें CIF में जो होती हैं वो इंक्लूड रहेंगी। तो CIF का मतलब हो जाता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फाइट, इन तीनों को जोड़कर बोला जाता है CIF। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लागत, बीमा और भाड़ा, तो ये क्या है, एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो आप EOQ जैसे अभी हमने बात करी तो वहाँ पर उसको निकालते टाइम जैसे आदेश की लागत है, उसका कितना बीमा आ रहा है, कितना उसका भाड़ा आ रहा है, उन सबको जोड़ा जाता है ना निकालने के लिए। तो यहाँ पर कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फाइट हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीड फॉर, सतत अंकेक्षण विशेष रूप से आवश्यक है, एनी ट्रेडिंग कंसर्न, स्मॉल कंसर्न, बैंकिंग कंपनीज, एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सतत अंकेक्षण होता है वो किस तरह की कंपनीज के लिए या किस तरह के व्यवसाय के लिए उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पर जो सतत अंकेक्षण होगा वही कंपनियां करा पाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रखने की ज़रूरत होती है लेखों को, या फिर जो भी अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उनमें निरंतर लगातार ये जांच करते रहना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या जहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनीज होंगी, जो आपकी बैंकिंग कंपनीज होती हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत से कस्टमर्स होते हैं उनके, वो बहुत ट्रांजेक्शन करती हैं, तो उसको लगातार चेक करते रहना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रोमोटर्स कंपनी। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जो प्रथम अंकेक्षक होता है, फर्स्ट ऑडिटर होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, प्रथम अंकेक्षक और नॉर्मली अंकेक्षक की अगर बात कर रहे हैं तो जो प्रथम अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति जो की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है, जो संचालक मंडल होता है। और जैसे ही कंपनी का बन जाती है, चीजें हो जाती हैं, पहली मीटिंग होती है, पहली ही मीटिंग में जो शेयरधारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा दूसरे अंकेक्षक की नियुक्ति कर ली जाती है। यहाँ पर अगर प्रथम अंकेक्षक पूछेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आंसर होगा, और अगर सिर्फ पूछता है कि अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो ध्यान रखिएगा, तो ऑडिटर को अगर सिर्फ पूछ रहा है तो वो अपॉइंट करेंगे जो स्वामी होते हैं, ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर आपके प्रथम अंकेक्षक की बात कही जा रही थी, फर्स्ट ऑडिटर कहा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ कंपनी ऑडिटर सबमिट्स रिपोर्ट टू द, एक कंपनी लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी लॉ बोर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी का ऑडिटर किसके सामने अपनी रिपोर्ट रखता है। तो जैसे भी मैंने बताया कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति अगर एक नॉर्मल ऑडिटर है तो उसकी नियुक्ति एनुअल मीटिंग में की जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो उन्हीं शेयर होल्डर्स के सामने ही वो अपनी रिपोर्ट भी रखता है जनरल मीटिंग में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ICICI बैंक लॉन्च्ड फेसबुक बिल पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर फैसिलिटी एज, ICICI बैंक ने फेसबुक बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफर फैसिलिटी किस रूप में शुरू किया है, पॉकेट, रॉकेट, क्लाउड्स या फिर रेनबो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका बैंक है, ICICI बैंक है, उन्होंने एक सेवा लॉन्च करी है बिल पेमेंट की या फिर जो ट्रांसफर फंड को ट्रांसफर करने के लिए। तो उस सेवा का, उस सर्विस का क्या नाम है, तो सर्विस का नाम क्या हो जाता है, उसे पॉकेट कहा जाता है। अब पॉकेट क्या है, जिस तरह से आपका एक ई वॉलेट होता है उसी तरह से ये पॉकेट सेवा भी है। कैसे यूज की जाती है, जो वीजा है उसके द्वारा संचालित की गई है। जैसे कि जो कार्ड नहीं होते उससे आपने देखा होगा, मास्टर कार्ड होता है, वीजा मास्टर कार्ड होता है, रुपए कार्ड होता है, उसी तरह से भी है। इसका उपयोग जो होता है कोई भी बैंक में जो कस्टमर है बैंक का, वो करेगा अपने मोबाइल रिचार्ज करने या फिर पैसे भेजने के लिए, कहीं पर भी परचेज या पेमेंट आपको करना है, कोई बिल पेमेंट करना है वहां पर। तो इसको आप एक जो ये वॉलेट होता है उसमें क्या रहेगा कि एक बहुत ही खरीदारी, यानी कि आप फिजिकली उस कार्ड का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए। जैसे कि कार्ड नहीं होता, आपने जो स्वैप कर दिया उसी तरह से ये भी आपका चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एसेसरी विच सेक्शन प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड टैक्स प्लानिंग। एक व्यक्तिगत करदाता के कर निर्धारण के संबंध में पूंजी निर्माण एवं कर नियोजन किस धारा में आता है, सेक्शन 80C, सेक्शन 80G, सेक्शन 80D, सेक्शन 80GG। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्तिगत करदाता, क्योंकि कई तरह के होते हैं, एक जो एसएससी होता है कई तरह का होता है, फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF हो सकता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक इंडिविजुअल एसएससी की बात हो रही है। तो उसके संबंध में
पूंजी निर्माण एवं कर नियोजन जो होगा वो किस धारा में आएगा? अच्छा, एक होता है कर का करदाता जो कि कर का भुगतान किया जा रहा है, एक होता है टैक्स प्लानिंग या फिर टैक्स मैनेजमेंट जिसे बोला जाता है कर नियोजन। कर नियोजन में होता है कि किस तरह से हम टैक्स को अपने नियोजित करें, किस तरह से कहाँ का इन्वेस्ट करें कि हम कर की चोरी भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हम कर बहुत या टैक्स को बचा रहे हैं, कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरह से टैक्स की प्लानिंग करना, तो वो किस सेक्शन में आ जाएगा? वो आप किया जाता है 80C में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि 80C में क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं कहीं कहीं पर, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो जो उसका प्रीमियम है तो यहाँ पर 1,50,000 तक जो होती है आपको छूट मिल जाएगी। 1,50,000 तक 80C के थ्रू आप छूट ले सकते हैं, जिससे कि आपका टैक्स जो होता है उस 1,50,000 रुपए पर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि कर का नियोजन जो हम कर रहे हैं तो 80C जो होगी हमें सबसे मैक्सिमम छूट जो होती है हमको इसके थ्रू मिल जाती है। तो इसमें बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं आपकी। इंटरेस्ट आता है, जैसे मकान बनवाने के लिए कोई आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो बाकी की धाराएं हैं जैसे 80G है, ये आपकी दान से रिलेटेड होती है, जो डोनेशन दी जाती है। 80D है, ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। और 80GG जो है, ये पहले भी एक क्वेश्चन इससे इंक्लूड किया था मैंने। 80GG जो होती है वो आपकी अगर रेंट पर कोई घर लिया गया है और नियोक्ता जो होगा, जो एम्प्लॉयर होता है, वो पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है, तो उस संबंध में किस तरह से निकाला जाएगा उसका HRA, वहां उससे रिलेटेड होती है, उस पर छोड़ दी जाती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ही हैज टू फॉलो। लेखाकरण हेतु कोई व्यक्ति कैलेंडर वर्ष को लेखा वर्ष के रूप में अपनाता है, कराधान के लिए उसे निम्नलिखित का पालन करना होगा। कैलेंडर ईयर ओनली 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर ओनली 1 अप्रैल टू 31 मार्च, either the calendar or the financial year as per his choice. He will have to follow extended year from 1st January to next 31st March, a period of 15 month. यहाँ वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकाउंट्स अपने रखने के लिए एक व्यक्ति जो है वो कैलेंडर वर्ष का लेखा जोखा के रूप में अपनाता है। एक हो जाता है आपका फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर होता है वो कैसे चलता है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है 1 जन से 31 दिसंबर चलता है। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो चलता है आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर हो या असेसमेंट ईयर भी हो, असेसमेंट ईयर का भी रहता है कि आपका 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट जो है वो रखता है, तो जब हम टैक्सेशन उस पर लगाएंगे तो वहां पर हम किस चीज को फॉलो करेंगे? तो वहां पर हम फॉलो फाइनेंशियल ईयर को ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, जो लेखे रखे जाने चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग रखने चाहिए। तो अगर उसने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखा है तो जनवरी फरवरी मार्च तक उसका नहीं इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद जो अप्रैल है वहां से आगे की इनकम देखी जाएगी और उस वर्ष जो चल रहा होगा उसमें उन 3 महीनों पर टैक्स ले लिया जाएगा। तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही जो उसके अकाउंट्स हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द TDS सर्टिफिकेट इशूड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सैलरी इनकम इज। वेतन आय की किसमें एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को निर्गत किया गया TDS सर्टिफिकेट है? फॉर्म 16, फॉर्म 26, फॉर्म 26A, फॉर्म 26Q। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेतन से आय मिलती है, जो सैलरी मिलती है, तो वहां पर जो नियोक्ता होता है कर्मचारी को जो TDS सर्टिफिकेट देता है वो किस फॉर्म के अनुसार देता है? तो जो सैलरी से रिलेटेड होते हैं, जिन लोगों को सैलरी दी जाती है, जो अपना इनकम टैक्स अगर पे कर रहे होंगे, तो वहां पर उनके लिए जो फॉर्म जारी किया जाता है वो फॉर्म 16 होता है। तो फॉर्म 16 है वो जारी किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कंटेन्स डैश अल्फाबेट। पैन में डैश वर्ड होते हैं 5, 6, 10, 8। तो क्वेश्चन कह रहा है जो पैन होता है, पैन क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से इसकी फुल फॉर्म कमेंट करिएगा मुझे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है कि पैन की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करिएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितने होते हैं, तो इसमें टोटल जो आपके होते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कितने अल्फाबेट होते हैं। पैन कितने टोटल नंबर का होता है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल पैन जो होगा वो उसमें 10 नंबर होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं, जिसमें से अल्फाबेट जो होते हैं वो 6 होते हैं।
6 अल्फाबेट होते हैं, बाकी के 4 जो होते हैं 6 आपके अल्फाबेट हो जाएंगे और 4 जो होते हैं वो न्यूमेरिक नंबर होते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ अल्फाबेट की जा रही है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे टोटल पूछता कि कुल कितने अंकों का होता है तो आपका कितना हो जाता है? 10 हो जाता। और अगर सिर्फ पूछता कि कितने न्यूमेरिक होते हैं तो सांख्यिकी या नंबर होते हैं या आंकिक नंबर होते हैं तो आपका 4 हो जाता। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80 CCD डिटेल्स विद। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा 80 CCD संबंधित है। अब आपको बताना है जो आपके सेक्शन 80 CCD है वो किससे रिलेटेड है? रिडक्शन इन कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि में योगदान में कटौती, रिडक्शन इन कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, आवास ऋण के ब्याज के लिए योगदान में कटौती, रिडक्शन इन कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स पेंशन फंड, पेंशन फंड के लिए योगदान में कटौती, रिडक्शन इन कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, अवसंरचना बॉन्डों में योगदान में कटौती। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेक्शन 80 CCD है वो किससे रिलेटेड है? तो जो 80 CCD होती है वो पेंशन फंड में जो योगदान होता है उसमें जो कटौती दी जाती है, रिडक्शन इन कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स पेंशन फंड, उससे रिलेटेड होती है। इसका मतलब क्या होता है या इससे किस चीज से रिलेटेड होती है? तो जो भी पेई है, टैक्स पेयर करने वाला है, उस व्यक्ति द्वारा जो भी अपनी पेंशन उसको दी जा रही है या उसके जो पेंशन फंड में राशि जमा होती है तो वहां पर उसे कर कटौती से लाभ जितना आज है उसको मिल सकता है, डिडक्शन उतनी लाभ मिलने की अनुमति दी जाती है। तो वहां पर उससे रिलेटेड जो होता है डिडक्शन वो इस सेक्शन में आएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब एक मुश्त मिल रही होती है तो 1/3 पार्ट होता है आपका, वो उसमें काफी प्रावधान है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर। निवासी स्थिति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है इसके बारे में। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जब भी बात हम कर रहे होंगे इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की जो बात होती है तो उसमें आपके 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक असेसमेंट ईयर, दूसरा हो जाता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जिसमें कि वो व्यक्ति उस वर्ष में रहा है इंडिया में कितने दिन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा कि वो निवासी है या नहीं है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर होगा उसी इनकम पर उस वर्ष में जितनी भी इनकम उसने अर्न की होगी, कमाई होगी, उसी इनकम पर उसको टैक्स देना होता है अगले असेसमेंट ईयर में। तो यहाँ पर जो निवासी स्थिति होती है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना कंफ्यूजिंग था उसमें आप लोगों के लिए। बच्चे जो होते हैं ज्यादा निवासी स्थिति फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लगा देंगे, फाइनेंशियल ईयर से मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि जो जिस वर्ष की इनकम पर हमें टैक्स लगाना है उसका ये देखना है कि वो निवासी है कि नहीं है, तो वर्ष आपका कौन सा होता है? गत वर्ष होता है, क्योंकि गत वर्ष की प्रीवियस ईयर की इनकम पर ही अगले असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया कैन अवेल रिबेट इफ हिज टोटल इनकम इज अप टू रुपीज डैश। भारत में निवासी एक व्यक्ति छूट का लाभ उठा सकता है यदि उसकी कुल आय डैश तक है। 5 लाख, एनी अमाउंट, 3,50,000, 2,50,000। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक निवासी एक व्यक्ति जो है वो छूट का लाभ यानी कि जो रिबेट है टैक्स में उसको मिल सकती है अगर उसकी इनकम जो होगी, टोटल इनकम जो होगी वो किससे अधिक होगी? 5 लाख से, एनी अमाउंट या फिर 3,50,000 या फिर 2,50,000। और तो यहाँ पर कितनी इनकम होनी चाहिए? तो यहाँ पर उसकी इनकम जो है वो 3,50,000, जब इससे अधिक होगी तो उसको रिबेट मिल सकती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम ETC अंडर सेक्शन 194EE of Income Tax Act 1961, tax shall not be deducted at source if the aggregate amount of such payment to the pay during the financial year is less than dash। राष्ट्रीय बचत योजना आदि के तहत जमा के संबंध में भुगतान से संबंधित प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194EE के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान अगर इस तरह के भुगतान की कुल राशि डैश भुगतानकर्ता को भुगतान की जाती है तो स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल सी भाषा में अगर समझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो जो NSC होती है, जो आपकी राष्ट्रीय बचत योजना होती है, NSC इसको बोलते हैं नेशनल सेविंग स्कीम कहा जाता है। तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होने पर जो होता है भुगतानकर्ता जो होगा, जो टैक्स पे कर रहा है, उसको पर TDS नहीं लगाया जाएगा, TDS नहीं काटा जाएगा। सीधे से ये क्वेश्चन पूछा। बाकी इन्होंने धाराएं वाराएं दुनिया भर की बताई हैं आपको।
सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 20,000, 15,000, 5,000 या फिर 2,500, तो कितनी होनी चाहिए? तो आपकी जो 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये तक अगर है तो टीडीएस नहीं काटा जाता, इसके ऊपर अगर है तो वहां पर टीडीएस लगाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन इज टैक्सेबल अंडर डैश के तहत पेंशन पर कर लागू होता है, सैलरी, प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन। क्वेश्चन पे कह रहा है जो पेंशन होती है वो किस हेड में टैक्सेबल होती है? तो यहाँ पर जो पेंशन है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड जो होता है उसमें टैक्सेबल होती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इनकम ये दे रखा है कि वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उसके घर में किसी मेंबर को, माँ को या फिर वाइफ को मिल रही है वहाँ पेंशन, तो वहां पर वो जो पेंशन होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। लेकिन अगर पेंशन उसको खुद को मिल रही है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल कैन अवेल एरियर ऑफ सैलरी? आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कोई व्यक्ति बकाया वेतन का लाभ उठा सकता है? 87 सबसेक्शन 1, 86 सबसेक्शन 1, 88 सबसेक्शन 1, 89 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर की कौन सी धारा है जिसमें जो बकाया वेतन का लाभ है वो उठाया जा सकता है? तो वो हो जाएगी आपकी 89 सबसेक्शन 1। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय द, भारत में पहली बार आयकर की उगाही की गई थी? लुकस पैसियोली द्वारा, न्यूटन द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि पहली बार जो था इनकम टैक्स कब लगाया गया था या किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो लगाया गया था जेम्स विल्सन द्वारा। 1961 में तो बाद में बना है, लेकिन सबसे पहले जो बनाया था तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ इसके बारे में। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए जो जेम्स विल्सन थे उन्होंने 1860 में पहली बार लगाया था। ये उस टाइम पर ब्रिटिश का क्योंकि शासन था इंडिया में, तो उनके पहले वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा लगाया गया था 1860 में, 1860 में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑन अनकमिटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अरूपांतरित अनकम्प्यूटेड पेंशन पर डैश है, फुली एग्जेम्प्टेड, अप टू 50% एग्जेम्प्टेड, फुली टैक्सेबल, अप टू 20% एग्जेम्प्टेड या फिर उसकी छूट जो मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अनकमिटेड जो पेंशन है, अनकमिटेड नहीं है यानी कि मतलब ये है कि अरूपांतरित है, अनकम्प्यूटेड है, अभी उस पर गणना नहीं की गई है, तो उस पेंशन जो होगी गवर्नमेंट सर्वेंट की, क्योंकि इनकम टैक्स की जब भी बात है तो ध्यान में रखिएगा कि प्राइवेट सर्वेंट है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, दोनों के रूल्स कई जगह पर चेंज होते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की जो बात कर रहा है तो वहां पर पेंशन जो होती है वो अगर अनकमिटेड या फिर आपकी अनकम्प्यूटेड इनकम, ये पॉइंट दे रखा है कि अनकमिटेड या फिर अनकम्प्यूटेड इनकम है तो वो आपकी फुली टैक्सेबल होती है, पूरी तरह से कर योग्य होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और अगर कम्यूटेड है तो वो पेंशन क्या हो जाती है? वो टैक्स फ्री होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट की बात हो रही है सरकारी कर्मचारी के लिए, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन etc अंडर सेक्शन 80G इज अवेलेबल टू, धारा 80G के अंतर्गत कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों इत्यादि को दिए गए दान के मामले में कटौती निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 80D की दी जाती है 80G में, क्योंकि आपके डोनेशन जो होते हैं, जो दान दिया जाता है उससे रिलेटेड जो छूट मिलती है, तो वहां पर आपको पहले तो ये देखा जाता है 100% वाले हैं कि 100% दी जानी है या 50% क्वालिफाइंग अमाउंट निकाला जाता है, डिडक्शन बाकी की सारी जो है लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो क्वालिफाइंग अमाउंट हो जाता है। उस क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% दिया जाएगा, 50% दिया जाएगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर 50% दिया जाता है, कुछ ऐसी है निधियां हैं या फंड्स जहाँ पर 100% दिया जाता है। तो इसका एक अलग से चार्ट पूरा है जहाँ पर ये चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं इत्यादि में दिए गए दान के मामले में कटौती किसके लिए उपलब्ध होती है, कौन किसको मिलती है, व्यक्ति को, फर्म को, कंपनियों को या फिर सभी को? तो इस तरह की जो कटौती होती है वो सभी को मिलती है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, फर्म हो या फिर कंपनीज हो, सभी को उसकी जो कटौती होगी वो दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अपॉइंटेड एंड रीअपॉइंटेड ऑफ एन ऑडिटर बाय कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल विल बी डन। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा
कार द्वारा की जाएगी। सेक्शन 138, सेक्शन 139, सेक्शन 140, सेक्शन 141। क्वेश्चन कह रहा है जो कंपनी अधिनियम की धारा 2013 है वहां पर जो एक अंकेक्षक होगा उसकी जो नियुक्ति की जाती है या फिर उसकी पुनर्नियुक्ति की जाती है तो वो नियंत्रक एवं महालेखाकार के द्वारा की जाती है। लेखक जो कि आपको कंट्रोलर एंड अकाउंट जर्नल होता है उसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है वो किस सेक्शन में आएगा, वो किस सेक्शन में आ जाता है आपका, वो सेक्शन हो जाती है 139। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द डिजाइन ऑफ द कंट्रोल एंड डिटरमाइनिंग वेदर द कंट्रोल हैज बीन डैश। आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने में नियंत्रण के अभिकल्प का मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारित करना शामिल है क्या ऐसे नियंत्रण को डैश किया गया है। इम्प्लीमेंटेड, मॉनिटर्ड, ऑथराइज्ड, टेस्टेड। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आंतरिक नियंत्रण जो होता है, इंटरनल कंट्रोल जो होता है, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, कोई कंपनी है, वहां पर जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए कि किस तरह से वो नियंत्रण कर पा रहा है या उसका डिजाइन क्या है, किस तरह से है, तो इस तरह का जो नियंत्रण होता है तो ऐसे नियंत्रण को क्या करना कहा जाता है कि कार्यान्वित किया जाता है, निगरानी, प्राधिकृत या फिर परिलक्षित। इसे क्या कहा जाएगा, ये हो जाता है कार्यान्वित, इम्प्लीमेंटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अरेंजमेंट इन विच द अकाउंटिंग वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज चेक्ड बाय अदर मेंबर्स इज नोन एज। ऐसी व्यवस्था को जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का लेखा कार्य अन्य सदस्यों द्वारा जांचा जाता है कहते हैं इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल चेक, टेस्ट चेकिंग। एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दो वर्ड से जिसमें आप लोग कंफ्यूजन होगी, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरनल चेक, किस में आएगा ये, तो ये किस में आ जाएगा आपका, इस तरह का कार्य जो होता है वो आंतरिक जांच कहलाता है, इंटरनल चेक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कि व्यवस्था इस तरह से की जाती है कि एक व्यक्ति या एक स्टाफ का मेंबर जो काम करेगा दूसरा व्यक्ति के पास जब हो जाएगा तो उसको आसानी से चेक कर लेगा, तो कहीं पर कोई छोटी मोटी त्रुटि या गलती हो रही है तो वहीं से सही हो जाएगी। तो वहां पर यह रहता है कि किसी बड़ी त्रुटि से बचा जा सकता है, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट पूरी तरह तैयार हो जा रहे हैं, काफी लोग हैं जब जो है ग्रेजुएशन में होंगे वहां पर बैलेंस शीट तैयार करते होंगे, कहीं पर छोटी सी आपने मिस्टेक कर दी एंट्री करने में तो लास्ट तक बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होती थी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैलेंस शीट जल्दी टैली नहीं होती थी, मुझे कमेंट करिएगा। कहते हैं कॉमर्स सब कहते हैं बहुत ईजी है, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स पढ़े हैं उन्हीं को ही पता है कि लास्ट में जब बैलेंस शीट पे आते हैं और बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो क्या फील होता है, और उस गलती को ढूंढ पाना कि कहाँ पर गलती, क्या एंट्री गलत कर दी, कौन सा कैलकुलेशन गलत हो गया कि बैलेंस शीट दोनों साइड से इक्वल नहीं आ रही है, ये एक दुविधा अलग ही होती है, वो सिर्फ समझ सकते हैं कॉमर्स के बच्चे। कितने बच्चे स्टेज से गुजरेगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ऑडिट इज राइट फ्रॉम द डैश वर्ड ऑडायर। शब्द ऑडिट डैश शब्द अडायर से व्युत्पन्न है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच। यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया है कि जो ऑडिट शब्द है किससे बना है आपका अडायर से। तो अब ये पूछ रहा है कि ये किस भाषा का शब्द है, आपको ये नहीं पूछा है कि ऑडिट किस भाषा का है, पूछा है ऑडायर जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जो ये है आपका वो लैटिन भाषा का शब्द है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू हेयर या फिर सुनना, क्योंकि पुराने के टाइम में क्या होता था, जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते थे लिखे उनको क्या होता था, एक व्यक्ति बोलता जाता था दूसरा सुनता रहता था, बहुत पहले के टाइम की बात बता रहे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, और सुन करके वो देखता था कि हाँ सब सही ढंग से लिखा गया है कि नहीं रखा गया है, तो वहीं से ये आया था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। इनमें से कौन सा विधि द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा का एक उदाहरण नहीं है। कंपनीज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अभिशासित कंपनियां, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अधिक परिवार, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, कंपनीज सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियां। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से जो आप कंपनी दे रखी हैं जितनी भी, उसमें से कौन सी ऐसी हैं जो विधि द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा का उदाहरण नहीं है, यानी कि जिसमें कानूनी रूप से या फिर जो कह सकते हैं जो आपके कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लेखा परीक्षा होना उसका एक उदाहरण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लाइफ आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दे रखी है, हिंदू अविभाजित परिवार है, वो आपकी कोई कंपनी की तरह नहीं होती है,
कंपनी में नहीं आती है, उनका अपना एक अलग जो है व्यवसाय बिजनेस होता है, उन पर टैक्स अलग तरीके से लगता है, तो यहाँ पर इस वजह से वो इसमें शामिल नहीं होती हैं। बाकी जो सब है उस पर टैक्स आपका उसी के अकॉर्डिंग ही लगेगा जो कंपनीज एक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 पर डैमेज्ड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 10,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 12,000 का माल क्षतिग्रस्त हो गया, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 10,500 का दावा स्वीकार किया गया, लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो गुड जो थी, जो कितनी लागत की थी, गुड्स 12,000 की, वो डैमेज हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने जो दावा एक्सेप्ट किया है वो सिर्फ 10,500 का ही एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर आपको कितना जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बहुत सिंपल सा एंट्री आपको पता होनी चाहिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10,500, जितना बैंक जो है वो दावा स्वीकार कर रहा है वो उसके डेबिट कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो आपकी बैलेंसिंग आएगी वही जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और नीचे हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 12,000, तो बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डिफरेंस है? 1,500 का 1,500 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बाई 1,500 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 12,000। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर द डिफिशियंसी ऑफ हिज हर कैपिटल अकाउंट टू बॉन्ड बाई सॉल्वेंट पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मदे। यहाँ पर आपको पूछा है कि जो विवाद है इनके अकॉर्डिंग एक खरीदार के दिवालिया होने पर उसकी जो पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मदे के निर्णय के अनुसार शोधक्षम साझेदार वहन करते हैं। किस रेशियो में करते हैं आपको बस ये बताना है, इक्वल रेशियो में या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन कैपिटल रेशियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस रेशियो में जो होते हैं बाकी के साझेदार जो होते हैं वहन करते हैं। अगर एक पार्टनर जो होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी पूंजी खाते में जो कमी है उसको किस अनुपात में बाकी के साझेदार जो होंगे वो चुकाएंगे या फिर उसको वहन करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो वो कौन सा अनुपात हो जाता है? तो वो हो जाएगा उनकी पूंजी के अनुपात में इन कैपिटल रेशियो। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड अंडर द परचेस कंप्राइजेस, क्रय के अंतर्गत भुगतान की गई अंतिम किस्त दर्शाती है कैश प्राइस ओनली, इंटरेस्ट ओनली, कैश प्राइसेस एंड इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबव। कि जो आपको हायर परचेस सिस्टम के अंतर्गत जब आप कोई चीज को ले रहे हैं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आप देते हैं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो क्या चीज दिखाती है? तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट जो होता है, रोकड़ मूल्य एवं ब्याज, उसको दिखाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर परचेज इज गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट, किराया खरीद पद्धति को किराया खरीद कानून के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सा एक्ट लगता है? 1932, 1972, 1872 या फिर 1956। तो जो आपका किराया खरीद पद्धति अधिनियम है, जो इस वीडियो में बताया था मैंने कि जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसमें जो 1930 है वो स्वीकृत अधिनियम वो लगता है, लेकिन यहाँ पर जो किराया खरीद पद्धति में लगेगा वो हो जाता है हायर परचेज का 1972। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।